गरीब अनाथ बहनों का जादुई सूट नदी पेड़। 15 वर्षीय शालू की माँ कविता की 3 महीने से तबीयत खराब चल रही थी। शालू अपनी माँ के लिए थाली में खाना लगाकर लाती है और कहती है, माँ चलो उठो, और कितना सोगी, खाना खा लो, फिर दवाई भी खानी है। माँ मैं स्कूल से आ गई। देखो, माँ के ऊपर निबंध लिखने पर मुझे मैडम ने गिफ्ट दिया। अरे माँ जागो ना, इतना कौन सोता है। माँ माँ सुनो ना, माँ उठो, आप आंखें क्यों नहीं खोल रही, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ। माँ आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। तभी शालू के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसन आकर जवाब देती है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बहनें बिलख बिलख कर बहुत रोती है और अंतिम संस्कार कर देती हैं। अनाथ बच्चियों पर तरस खाकर पड़ोसन उन्हें 2 दिन तक खाना दे देती है। जैसे ही तीसरे दिन वह उनके दर जाती है और कहती है, काकी भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। अरे तुम दोनों गरीब अनाथ बहनों ने मेरे घर को होटल समझ रखा है। जो तुम जब भी आओगी तो खाना खिला दूंगी। 2 दिन खिला दिया क्या काफी नहीं है? अब क्या तुम्हारा जिंदगी भर का राशन पानी मैं अपने घर से करूं? मेरे पास तुम्हारे लिए अब कोई निवाला नहीं है, जाकर कहीं और से इंतजाम करो। ठीक है काकी। पड़ोसन चंपा की कटी बातें दोनों बच्चों के दिल पर तेजी से वार करती हैं। दोनों बहन रोते हुए नदी की ओर पहुंचकर अपनी माँ को याद करने लगती हैं। तभी 8 साल की छोटी बहन प्राची कहती है, दीदी आपको भी मेरी तरह माँ की बहुत याद आ रही है ना। हाँ प्राची, माँ के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दीदी क्या मैं आपकी गोद में अपना सर रख लूं? माँ होती तो वो ऐसे ही किया करती थी। हाँ रख ले, तेरा जब भी मन हो मेरी गोद में सर रख लेना, पूछने की जरूरत नहीं है। छोटी इस नदी को देख रही है, इसका बहता जल कितना शांत है, जैसे ये अपने आसपास पौधों को खुश रखता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी माँ भी थी। हाँ दीदी, पर दीदी अब हम कैसे रहेंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दो ना दीदी। ठीक है, घर चल, मैं बनाती हूँ कुछ, पता नहीं घर में कुछ होगा भी या नहीं। दोनों बहनें घर पहुँचती हैं। शालू कुछ बनाने जाती है पर वहाँ राशन के डिब्बे खाली पड़े थे। ये देखकर वो कहती है, हे भगवान, अब हम गरीब अनाथ बहनों का क्या होगा? माँ भी हमें छोड़कर चली गई, घर में भी कुछ नहीं है। दीदी क्या हम भूखे ही मर जाएंगे? नहीं नहीं मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं काम करूंगी। वो देख, माँ की सिलाई मशीन रखी है, उन्होंने मुझे सूट सिलना सिखाया था, वही काम करके हम अपना पेट पालेंगे। ऐसा कहकर शालू अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर धूल मिट्टी हटा देती है और एक बोर्ड पर सूट सिलवाने की सूचना लिख देती है। ये देखकर आसपास के लोग शालू से सूट सिलवाने आते हैं। अरे बेटा शालू, मुझे शादी में जाना है, जरा मेरा सूट सिल दे। जी काकी, मैं आपका सूट अभी सिल देती हूँ, आप 2 दिन के बाद आ जाना। ऐसा कहकर शालू उसका सूट सिलने लगती है, वहीं छोटी बहन अपनी किताबें पढ़ने लगती है। ऐसे ही 2-3 दिन में उसके पास काफी सारे लोग सूट सिलवाने आते हैं, जिसकी बदौलत वो थोड़ा बहुत राशन लाकर अपना गुजर बसर करते हैं। वक्त बीतता है, दोनों बहनें सयानी हो जाती हैं। जहाँ दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी, शालू सूट सिलकर ही सारा खर्च उठाया करती थी। तभी प्राची अपनी बहन के पास आकर कहती है, दीदी मेरे कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, आप मेरे लिए इतना अच्छा सूट बनाओ कि उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं जीत जाऊं। पता है, फर्स्ट प्राइज वाले को विनर में 5,000 रुपए मिलेंगे। पर प्राची तो उन पैसों का करेगी क्या? दीदी वो सोचा नहीं, छोटी चिंता मत कर, ऐसा सूट बनाऊंगी कि उस कंपटीशन में तू ही फर्स्ट आएगी। शालू ये कहकर अपनी बहन के लिए बाजार से एक सुंदर सा कपड़ा लाकर उसमें नग मोती जड़ देती है, जिसके बाद वो एक सुंदर सा सूट तैयार करती है। ये पहनकर प्राची कहती है, अरे वाह दीदी, आपने तो इतना अच्छा सूट बनाया है कि सच में आज तो मैं ही फर्स्ट आने वाली हूँ। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा बचपन से कितना ख्याल रखा है। पर दीदी इसका कपड़ा और आपने जो इसमें सामान यूज किया वो तो काफी महंगा आता है, आप सस्ता सा बना देते। नहीं, अपनी बहन के सूट में मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वह कंपटीशन तुझे जीतना है ना। वो तो शुक्र है कि तेरा सूट बन गया, तभी सिलाई मशीन टूट गई, अब उसमें भी खर्चा आएगा और पैसे सारे खत्म। अब जा वरना लेट हो जाएगी। जी दीदी। ऐसा कहकर प्राची अपने कॉलेज पहुंच जाती है, जहां बाकी लड़कियां मेकअप कर रही थी तो प्राची भी करने लगती हैं। ये देखकर पास की 2 लड़कियां कहती हैं, बाप रे बाप, इसका सूट तो बेहद अच्छा है, कहीं ये हमसे जीत ना जाए। ऐसा करते हैं, इसके सूट को खराब कर देते, फिर हम ही जीतेंगे।
ऐसा कहकर वो दोनों लड़कियां कैंची लाकर उसका मेकअप करते वक्त चुपके से सूट को जगह जगह से काट कर चली जाती हैं। जैसे ही प्राची का नाम स्टेज पर अनाउंस होता है तो उसकी फ्रेंड माही उसके फटे सूट के बारे में बताती है। ये जानकर प्राची बहुत रोने लगती है। हे भगवान, दीदी ने इतने पैसे खर्च करके मेरे लिए महंगा सूट बनाया था और अब वह मैं पहन भी नहीं पाऊंगी और इस कंपटीशन में जीत भी नहीं पाऊंगी। अब क्या होगा? तभी शालू वहां पहुंचती है। प्राची अपने सूट का सारा हाल बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। तेरे कंपटीशन में आधे घंटे का ब्रेक हो गया है। ऐसा कहकर शालू उसका फटा हुआ सूट लेकर चली जाती है। कुछ समझ नहीं आता तो उसी नदी के पास रोने लगती है। हे प्यारी नदी, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरी बहन इतना उत्सुक थी इस कंपटीशन के लिए, लेकिन ना जाने ये सूट किसी ने काट दिया। हम बहुत गरीब हैं, अब क्या होगा? तभी उसके सामने एक सुंदर सा फूलों का पुल का रास्ता बनता है जो नदी के बीच जाकर एक पेड़ पर रुकता है। उस पेड़ पर कई तरह के सुंदर सूट थे और वह पेड़ कहता है, शालू, इस ओर आओ, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारा समाधान मैंने कर दिया है। इस जादुई नदी पेड़ से तुम जो चाहो 2 सूट ले लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे और कभी भी फटेंगे नहीं। डरो मत, मैं जादुई नदी पेड़ हूँ। क्या सच में? इससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। एक सूट तुम्हें बहुत गहने देगा तो दूसरा सूट तुम्हें पैसे ही पैसे देगा। इस सूट को तुम्हारी बहन पहनकर कंपटीशन भी जीत जाएगी। शुक्रिया जादुई नदी पेड़। ये कहकर शालू उस जादुई नदी पेड़ से 2 सूट ले आती है और अपनी बहन के पास जाकर उससे कहती है, बहन, तुझे इन दोनों सूट में से जो अच्छा लग रहा है वो पहन ले। जल्दी से जा और ये कंपटीशन जीत कर आ। वाह दीदी, ये दोनों सूट तो पहले वाले से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं ये लाल वाला सूट ले रही हूँ। ये सूट पहनकर जैसे ही प्राची स्टेज पर जाती है तो सब लोग आंखें गड़ाकर टुकुर टुकुर उसके चमकते सूट को ही देखने लगते हैं, जिसके सामने बाकी लड़कियां फीकी लगती हैं। और इसी के साथ प्राची उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को जीत जाती है, जहां उसे 5000 रुपए विनर ट्रॉफी के साथ दिए जाते हैं। घर आकर प्राची अपनी बहन के गले लगकर कहती है, दीदी, आपकी वजह से मैं ये कंपटीशन जीत पाई, इसलिए अब इन पैसों से मैं आपको नई सिलाई मशीन ला कर दूंगी। पर दीदी, आपके पास ये 2 इतने अच्छे सूट कहाँ से आए? ये मुझे जादुई नदी पेड़ से मिले हैं। दोनों जादुई सूट हैं। आजा इन्हें आजमाते हैं। तभी प्राची ने पहने हुए सूट से कहा, हे जादुई सूट, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें घर के राशन के लिए पैसे दो। तभी उस जादुई सूट में से तेज रोशनी के साथ ढेर सारे पैसों की गड्डी निकलकर जमा हो जाती है। ये देखकर दोनों गरीब बहनें हक्की बक्की रह जाती हैं। अरे दीदी, ये तो कमाल ही हो गया। ठीक है, इस दूसरे सूट से भी देखते हैं क्या निकलता है। हे जादुई सूट, अपना करिश्मा दिखाओ। शालू के कहते ही वो सूट में चमचमाते तेज रोशनी में ढेर सारे सुंदर सुंदर गहने निकलते हैं। ये देखकर दोनों बहनें उस गहने को पहनकर कहती हैं, अरे वाह, सच में ये जादुई है। ये तो हमें अलग से गहने लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी शादी में यही काम आ जाएंगे, और आपकी भी दीदी। दोनों बहनें उन जादुई सूट के दिए पैसों से अपने घर का सारा अनाज भर लेते हैं, साथ ही कच्चे मकान को एक बड़े घर में तब्दील कर देती हैं। कुछ ही समय में दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अपने पसंद के लड़के से दोनों उस जादुई सूट के बदौलत धूमधाम से शादी कर खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक छोटे से गांव में एक कमला नाम की बूढ़ी औरत अपनी पोती आयुषी के साथ रहा करती थी। उसके साथ उसकी बहू भी रहती थी, जो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। अरे इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो? थोड़ा जल्दी जल्दी बर्तनों को धो, इसके बाद तुम्हें और भी काम करने हैं। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? इससे ज्यादा मैं और जल्दी काम नहीं कर सकती। हाँ, जल्दी जल्दी मुफ्त की रोटी तो तोड़ ही लोगी, लेकिन तुमसे काम नहीं होगा। अगर आज ये काम समय पर खत्म नहीं हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। प्रेरणा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी कमला ठंड में बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी पोती आयुषी उसके पास आती है और उससे कहती है, दादी माँ, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अगर आप ऐसे अकेले काम करोगी तो आपको ठंड लग जाएगी। नहीं बेटी, तूने मेरी मदद करने के लिए सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर तेरी सौतेली माँ ने तुझे काम करते हुए देख लिया तो तुझे भी डांटेगी और मुझे भी डांटेगी, और फिर हम दोनों को ही रात का खाना भी नहीं देगी। कमला के मना करने के बाद भी आयुषी उसकी मदद करने लगती है। देखते ही देखते
आयुषी कमला के साथ मिलकर सारा काम खत्म करवा देती है। जिसके बाद दोनों दादी और पोती बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उनके पास प्रेरणा आती है और उनसे गुस्से से कहती है, हाँ खाओ खाओ, अरे यही तो रह गया मुफ्त की रोटी खाना। खाना खाते ही तुम दोनों जंगल से लकड़ियां लेने चले जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल बेटी आयुषी, जल्दी जल्दी खाना खा ले, उसके बाद हमें जंगल से लकड़ियां काट कर लानी है। ठीक है दादी माँ। दोनों दादी और पोती लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों लकड़ियां काटकर एक नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां वो हमेशा लकड़ियां काटकर बैठा करते थे। उस नदी के अंदर कुछ पेड़ उगे थे, लेकिन उनके बारे में न तो कमला को पता था और न ही आयुषी को। दोनों दादी पोती आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और पेड़ को काटने के लिए कहते हैं, अरे यहाँ तुम दोनों क्यों बैठी हो? चलो यहाँ से उठ जाओ, हमें यहाँ पेड़ काटना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पेड़ कितना अच्छा है, इसकी छांव में हम लोग बैठ जाते हैं। अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो हम कहाँ बैठेंगे? और पेड़ों को काटना तो वैसे भी सख्त मना है। देखो, हमें ये पेड़ काटना है, इसलिए हमारे रास्ते में मत आओ। उन दोनों के ऐसा कहते ही कमला और आयुषी पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। हमारे होते हुए आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। उन दोनों का ऐसा करते हुए देख वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं और बाकी के छोटे मोटे पेड़ों को काटने लगते हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती है। मैं इस जंगल की देवी हूँ। तुम दोनों का ये बर्ताव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों ने आज मेरे इस पेड़ को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज देखती हूँ तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आती हो और तुम दोनों बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये जो नदी में तुम पेड़ देख रही हो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये चंदन की लकड़ी का पेड़ है और ये चंदन बहुत मूल्यवान है। ये लकड़ी आसानी से कहीं नहीं मिलती, लेकिन आज के बाद तुम इस नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियाँ ले जाकर बेच सकती हो। इससे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद कमला नदी के अंदर जाती है और उसके अंदर से चंदन की लकड़ियां तोड़कर ले आती है। जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचने लगती है। चंदन बहुत कीमती था, जिसके चलते कमला की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह आयुषी, जरा देख तो सही, हमें तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल गई। इतने सारे पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे। दादी माँ, लगता है हमारी किस्मत चमक गई। अब आप मुझे एक नई फ्रॉक दिलवाओ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ये फट गए हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज हम इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे। कमला अपनी पोती आयुषी को नए कपड़े दिलाती है और खुद भी अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं, जिसके बाद उनके नए कपड़े देखकर प्रेरणा जल भुन जाती है। अरे ये समय मिला है तुम्हें वापस लौटने तक का? इतने समय से तुम दोनों कहाँ थी? तुम्हें घर के कोई काम नहीं दिखाई देते? और तुम्हारे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए? पहले तो तुम्हारे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं थे। कमला और आयुषी प्रेरणा से कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप घर के कामों में लग जाते हैं। लेकिन प्रेरणा के मन में ये बात खटक जाती है कि इन दोनों के पास नए कपड़े कहाँ से आए। आज देवी माँ की वजह से कई समय बाद हमें नए कपड़े पहनने को मिले हैं, कितनी अच्छी बात है। दादी माँ, आपसे हम चंदन बेचकर अपनी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। उस दिन के बाद से जब भी उन्हें कोई परेशानी होती, वो नदी के अंदर से चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ लेते और उसे बाजार में जाकर बेच देते, जिससे उन्हें 4 गुना पैसे मिल जाते। दादी माँ, रात को सोने के वक्त बहुत ज्यादा ठंड लगती है। मैंने माँ से एक रजाई मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी। आप मेरे लिए एक रजाई खरीद लो। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गरम रजाई जरूर खरीदूंगी। अगले दिन कमला नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियां तोड़ लेती है, जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचकर उनसे पैसा कमाती है और कमाए हुए पैसों से वो अपनी पोती आयुषी के लिए रजाई खरीद लेती है। जिसके बाद कमला नई रजाई लेकर घर पहुंचती है। ये क्या, इतनी महंगी रजाई, और वो भी तुम्हारे पास? ये रजाई कहाँ से आई तुम्हारे पास? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कुछ नहीं बहू, मैं इतने समय से लकड़ियाँ बेच बेच कर पैसे जोड़ रही थी। बस उन्हीं पैसों से मैं अपनी पोती के लिए एक रजाई लेकर आई हूँ। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। अब तो मुझे भी जानना पड़ेगा कि ये 2 रुपए की लकड़ियाँ बेचने से इतने महंगे शौक पूरे कैसे कर रही हैं।
कल मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। प्रेरणा कमला और आयुषी की जासूसी करने लगती है। वहीं कमला और आयुषी दोनों जंगल की तरफ जाती हैं तो प्रेरणा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद प्रेरणा उन दोनों को एक नदी के अंदर जादुई चंदन की लकड़ी वाले पेड़ से चंदन तोड़ते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों इस नदी से जादुई चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ती हैं और उसे बेचती हैं, जिसकी वजह से इनके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं। अगर मैं इस चंदन की लकड़ियों को तोड़कर बेचूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। प्रेरणा के अंदर लालच आ जाता है, जिसके बाद वो आयुषी और कमला के जाने का इंतजार करती है। उनके जाते ही वो नदी के अंदर जादुई पेड़ से चंदन तोड़ती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा नाम भी प्रेरणा है। प्रेरणा, मैं इस जादुई पेड़ से चंदन की लकड़ी तोड़ कर ही रहूंगी। प्रेरणा तुरंत एक आरी ले आती है, जिसके बाद वे उस पेड़ को काटने वाली होती हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती हैं और प्रेरणा से कहती हैं, तुम जैसी लालची औरतों का कुछ नहीं हो सकता। तुमने चंद पैसों के लिए इस पेड़ को काटने के लिए आरी ले आई। अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। देवी माँ को अपने सामने देख प्रेरणा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, देवी माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने अपनी माँ जैसी सास के ऊपर, अपनी बेटी जैसी आयुषी के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहते ही देवी माँ अपनी शक्तियों के द्वारा नदी के पानी के बहाव को बहुत तेज कर देती है, जिसके चलते प्रेरणा नदी के पानी में डूब जाती है। जिसके बाद देवी माँ वहां से वापस अपने जादुई चंदन की लकड़ियों के पेड़ में गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला और आयुषी दोनों जादुई चंदन के पेड़ की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। देखिए सेठलाल, मेरे पति का तो काम छूट गया है। अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मैं एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ये मेरे जमीन के कागज हैं, मैं इन्हें गिरवी रखने आई हूँ। अच्छा बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? सेठलाल, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। इतने में मैं अपनी एक पार्लर की दुकान खोल लूंगी। सेठलाल उसे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन सेठलाल पैसे देने से पहले उससे एक पेपर पर दस्तखत करवा लेता है। अगर तुमने 6 महीने में मेरे सारे पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। श्रुति को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप पैसे लेकर घर आ जाती है। वो सबसे पहले पैसे अपने मंदिर में अपनी देवी माँ के चरणों में चढ़ा देती है। देवी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक नई दुकान खोलने की सोच रही हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि मेरी दुकान पर बरसाई रखना। मुझे माफ कर दो श्रुति, मेरा काम छूट गया और तुम्हें अब इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रुति 2 लाख रुपए अपनी दुकान में लगा देती है, लेकिन पार्लर की दुकान खोलने के बाद भी उसका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलता। उसका तो रोज का खर्चा भी नहीं निकल पाता। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने होने ही वाले थे। श्रुति अपनी देवी माँ के आगे रोने लगती है। देवी माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने 2 लाख रुपए का कर्जा तो ले लिया, लेकिन अब उसे चुकाना बहुत मुश्किल है। मेरी दुकान भी चल नहीं रही। देवी माँ, कुछ करो। तभी देवी माँ की मूर्ति के अंदर से साक्षात देवी माँ निकलकर श्रुति के सामने प्रकट होती हैं। श्रुति, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जादुई क्रीम लेकर आई हूँ। देवी माँ श्रुति को जादुई क्रीम देती हैं। श्रुति, तुम इस जादुई क्रीम का इस्तेमाल करके काले लोगों को गोरा कर सकती हो, जिससे तुम्हारा पार्लर अच्छे से चलेगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और श्रुति जादुई क्रीम को अपने पार्लर में ले आती है। उसके पार्लर में आते ही एक कस्टमर आती है। देखो, ये मेरी बेटी है। ये बहुत ज्यादा काली है, जिसके चलते इसकी शादी नहीं हो पा रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसका कुछ करो ताकि इसका रिश्ता तय हो सके। आज इसे देखने वाले भी आ रहे हैं। अगर तुम इसका कोई अच्छा सा मेकअप कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी के चेहरे पर एक ऐसी क्रीम लगाऊंगी कि उसके लगाने के बाद वो बहुत खूबसूरत और सुंदर हो जाएगी और उसका रंग बहुत गोरा हो जाएगा। श्रुति देवी माँ की दी हुई जादुई क्रीम उस लड़की के चेहरे पर लगाती है। देखते ही देखते वो लड़की बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, ये तो करिश्मा ही हो गया। तुमने तो मेरी बेटी को एकदम हूर की परी बना दिया।
आपका ये पार्लर तो जादुई पार्लर है। जो बड़े से बड़े डॉक्टर और अच्छी से अच्छी क्रीम नहीं कर सकी, वो आपकी इस क्रीम ने कर दिया। ममता बहुत खुश होती है और श्रुति को पैसे देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन ममता अपनी कॉलोनी की कुछ और लड़कियों को भी लेकर आती है। जैसे आपने ममता बहन की बेटी का रंग गोरा किया, वैसे ही हम सभी का भी कर दो। चिंता मत करो, मेरा पार्लर कोई मामूली पार्लर नहीं है, ये एक जादुई पार्लर है। इसमें जो भी आएगा वो गोरा और खूबसूरत होकर ही जाएगा। श्रुति एक एक करके उन तीनों लड़कियों के चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है, जिसके बाद वो तीनों लड़कियां देखते ही देखते गोरी हो जाती हैं। अरे वाह, मेरे नाम जैसा मेरा रूप हो गया है। मुझे तो अपना ये रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साल से मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे कालेपन की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अब मैं बहुत गोरी हो गई हूँ, अब वो मेरे पास खींचा चला आएगा। अपना ये रंग देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो तीनों श्रुति को पैसे देती हैं और वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही देखते श्रुति के पास अब बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं, जो उसके पार्लर में आने से पहले तो काले होते हैं, लेकिन जाते वक्त खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे श्रुति का पार्लर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो अच्छा खासा कमाने लगती है, जिसके चलते वो अपने मकान के समय को पूरा होने से पहले ही सेठ लाल को पैसे देने पहुंच जाती है। सेठ लाल, ये रहा तुम्हारा सूद समेत पूरा पैसा। अब मुझे मेरी जमीन के कागजात वापस दे दो। लोगों को पैसा देते हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरा पैसा समय पर लौटाया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है, ये लो तुम्हारी जमीन के कागजात। श्रुति अपनी जमीन के कागज देखकर बहुत खुश होती है और सीधा अपने घर में जाकर देवी माँ से आशीर्वाद लेने लगती है। देवी माँ, आज जो कुछ भी मैं हूँ केवल आपकी ही बदौलत हूँ। आज अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो पता नहीं क्या होता। आपकी दी हुई जादुई क्रीम की मदद से मैं फर्श से अर्श पर आ गई। श्रुति ये सब अपनी देवी माँ से कह ही रही होती है कि तभी सेठ लाल खिड़की से श्रुति की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके पास इतना पैसा आने का। इसके पास देवी माँ की जादुई क्रीम है। अब मैं इस क्रीम को इससे चुरा लेता हूँ। श्रुति देवी माँ के पास रखी जादुई क्रीम उठाकर अपने पार्लर में पहुंच जाती है और वहां आई हुई एक कस्टमर के चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है। अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो मैंने ये क्रीम आपके चेहरे पर लगाई, उसके बाद आपका चेहरा खिलखिल उठेगा। श्रुति जादुई क्रीम को मेघा के चेहरे पर लगाती है, जिसके बाद देखते ही देखते मेघा खूबसूरत हो जाती है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगी। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत हो जाऊंगी। भगवान आपका बहुत भला करे। मेघा श्रुति को पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद श्रुति बाकी के कामों में लग जाती है। सेठ लाल किसी तरीके से छुपकर पार्लर के अंदर आता है और क्रीम चुराकर वहां से भाग जाता है। क्रीम चुराने के बाद वो सीधा अपने घर जाता है और शीशे में अपने आप को देखकर कहता है, अरे जरा मैं भी इस क्रीम को लगाकर देखूं, क्या ये क्रीम मुझे भी गोरा कर देगी। सेठ लाल जैसे ही जादुई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाता है, उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। अरे ये क्या? अरे मेरा चेहरा तो एकदम काला पड़ गया है। अरे अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सेठ लाल अपना मुंह ढककर श्रुति के पार्लर में जाता है और जादुई क्रीम श्रुति को वापस लौटाते हुए कहता है, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ये जादुई क्रीम चुरा ली थी लालच के चलते, लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है। मैं जैसा था वैसा ही कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। श्रुति अपने हाथों से सेठ लाल के चेहरे पर दोबारा से क्रीम लगाती है, जिसके बाद वो पहले की तरह हो जाता है। अरे बाप रे बाप, क्या कमाल है ये जादुई क्रीम और तुम्हारा जादुई पार्लर। भगवान तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। सेठ लाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद श्रुति अपनी जादुई क्रीम से लोगों को गोरा कर करके अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।